हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 2 पे आ खड़े हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिक मिस्टेक्स। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डेली लाइफ एग्जांपल से इस क्लासिक मिस्टेक के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। फिर उसके बाद उसी कंसेप्ट को उठाकर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इजीली पुट कर देंगे और वो चीज़ें आपको आसानी से जो है बड़ी समझ भी आ जाएंगी। अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि किसी बिजली के हाई पावर वायर को आपने जाकर हाथ में पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ोगे? डेफिनेटली नहीं पकड़ोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं पकड़ोगे, तो आप मुझे कहोगे कि क्यों पकड़ूंगा भाई वे, क्या पागल हो? अगर मैं उस तार को पकड़ूंगा तो मुझे करंट लगेगा और मैं तो मर जाऊंगा। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। बट अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कैसे पता कि अगर आपने बिजली के हाई पावर वायर को अपने हाथ में पकड़ा तो आपको करंट लगेगा और आप मर सकते हैं? क्या आप इससे पहले कभी मरे हैं ऐसा करने से? डेफिनेटली नॉट। फिर आपको ये आइडिया कैसे हो गया कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा? आपको ये पता इस तरीके से चला कि आज से पहले जिस किसी ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया उसके साथ हमेशा यही हुआ। जब भी किसी ने बिजली के हाई पावर वायर को डायरेक्ट हाथ में पकड़ने की कोशिश की, उसको करंट लगा और उसकी डेथ हुई। अब जब ये चीज आपके सामने पता है तो आप उसको देखकर आपने भी आइडिया लगा लिया, आपने भी अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया कि अगर ये टास्क मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा जो फ्यूचर है वो प्रिडिक्टेबल है और वो ये है कि मैं मर सकता हूँ। आपका आंसर अगर ये है तो बिल्कुल ठीक है। यही चीज हम इसी चीज को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कहें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कहें तो इसी चीज को हम क्लासिक मिस्टेक का नाम देते हैं। ऐसी तमाम मिस्टेक्स जो कि पास्ट में जब किसी ने की और उनको एक ही किस्म के नतीजे मिले, तो वो तमाम मिस्टेक्स को हम क्लासिक मिस्टेक्स का नाम दे देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये वो मिस्टेक्स हैं कि जब भी आज तक किसी ने की तो उसके ऊपर रिजल्ट जो आया वो कोई अच्छा नहीं आया, वो गलत ही आया, वहां पर कोई इशू ही क्रिएट हुआ। तो जब इतने लोगों ने उसको करके देख लिया और उनको कुछ नया नहीं मिला, तो आप भी उन मिस्टेक्स को अब रिपीट ना करो, बल्कि हमने उसको क्लासिक मिस्टेक की कैटेगरी में जाके रख दिया है। वहां से उनको पढ़ लो और वहां से सीख लो कि जब भी इनको रिपीट करोगे तो मसला आएगा। अब इससे आगे चलो और इससे आगे कुछ नए तजर्बे करो, ठीक है? कुछ नया करो, लेकिन उन्हीं रिपीट मिस्टेक्स को रिपीट ना करो जिससे हमेशा मसला आता रहा है, क्योंकि उनको अगर आप भी रिपीट करोगे तो इशू आएगा। यही चीज है, इसी चीज को क्लासिक मिस्टेक कहा जाता है। यही चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट होती है। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है और किस तरीके से सॉफ्टवेयर क्लासिकल मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया गया। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी सी नजर मारें कि हम लास्ट लेक्चर में क्या करके आए हैं, तो हम देख लेते हैं कि हम कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस को देखकर आए थे लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि इश्यूज इन पास्ट ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से माजी में किस किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से किस किस लेवल के मसाइल का सामना हो सकता है। लोगों की जानें जा सकती हैं, मुल्कों की इकोनॉमी डाउन हो सकती है। ऐसी बहुत सारी मिसाल मैंने वहां पर भी पुट की हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लाजमी देखें, बल्कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस के कंसेप्ट को समझने के लिए तो आप लाजमी देखें। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कशन ये की थी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इतने नुकसान हो रहे हैं, उसके सोल्यूशन क्या क्या निकल सकते हैं। तो ये था लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर किया, क्लासिक मिस्टेक्स को देखेंगे। फिर उसके बाद जब कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं अमाउंट में, तो हम उनको हमेशा कैटेगराइज कर देते हैं उनके टाइप्स के लिहाज से। तो हमने क्लासिक मिस्टेक्स भी बहुत सारी फाइंड आउट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, और फिर उनको कैटेगराइज कर दिया उनकी टाइप्स के लिहाज से कुछ कैटेगरीज के अंदर, ठीक है? तो अब वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्स्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको जब भी किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉलो करने की कोशिश की, हमेशा उसने नुकसान उठाया। हम वो प्रैक्टिसेस क्यों देखेंगे? इसलिए कि वो वर्स्ट प्रैक्टिसेस जिनसे लोगों को नुकसान हुआ है, हम वो देखकर उससे सीख लेंगे, हमने ये सब कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हम ये चीज भी देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं क्लासिक मिस्टेक्स की तरफ। क्लासिक मिस्टेक का आइडिया तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अब क्लासिक मिस्टेक को मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग की जो दुनिया है उससे लिंक करके आपको बताने वाला हूं। पास्ट में क्या हुआ कि जितने भी सॉफ्टवेयर थे जिनमें कोई प्रॉब्लम्स थी, तो उन सॉफ्टवेयर्स को कुछ रिसर्चर्स ने बैठ के उनके ऊपर रिसर्च की और देखा कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर एक प्रॉब्लम आई है तो उसके बिहाइंड द सीन मिस्टेक क्या थी। अच्छा, फिर उसी कैटेगरी का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उठाया जिसमें सेम प्रॉब्लम आई हुई थी, उसके पीछे भी जाकर देखा कि अब इसमें क्या मिस्टेक है।
फिर उसी कैटेगरी का कोई और तीसरा चौथा सॉफ्टवेयर उठाया जिसमें सेम किस्म की प्रॉब्लम थी, उसके पीछे जाकर देखा इसमें क्या मिस्टेक है, और यही पैटर्न उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर रिपीट किया। उससे इनको ये पता चला कि जब जब ये प्रॉब्लम आई है तब तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इसके बैक पर ये मिस्टेक की है, और जब भी ये मिस्टेक हुई है तब भी ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने उन सब मिस्टेक को उठा के फाइंड आउट करके बाहर रखा और उन्होंने बता दिया कि ये सब मिस्टेक जो हैं ये क्लासिकल मिस्टेक्स हैं। आज तक हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को खोल के देख लिया कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आई है तो उसके पीछे ये मिस्टेक बैठी होती थी। तो अब ये मिस्टेक्स आप लोग पढ़ लो, अब ये मिस्टेक्स आपने दोबारा फ्यूचर में नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपका फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है कि आपकी भी ये मिस्टेक आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आज से पहले 10 सॉफ्टवेयर ने अगर अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हुए ये मिस्टेक की तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। आप 11वें नंबर पे वही दोबारा से मिस्टेक करोगे तो आप कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मिस्टेक्स उठाकर पूरा सेट बना के आपके हाथ में दे दिया कि अब दोबारा इन मिस्टेक्स को रिपीट मत करना, क्योंकि इनसे प्रॉब्लम आती है, और उनको कह दिया कि क्लासिकल मिस्टेक्स हैं। अब उसके बाद इन्होंने इनको 4 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पीपल रिलेटेड मिस्टेक्स, फिर प्रोसेस रिलेटेड मिस्टेक्स, फिर प्रोडक्ट रिलेटेड और फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक्स। अब ये हैं क्लासिकल मिस्टेक्स ही हैं जो कि इन्होंने उसी मेथड से फाइंड आउट की जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। लेकिन मिस्टेक्स पहले 1-2 फाइंड आउट की गई होंगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती चली गई तो उन्होंने देखा कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं इसमें जो लोगों की वजह से आ रही हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के टेक्निकल प्रोसेस की वजह से आ रही हैं, कुछ प्रोडक्ट के रेलेवेंट हैं और कुछ टेक्नोलॉजी से निकल के आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन सब मिस्टेक्स को उठाकर उनके ग्रुप्स बनाए और एक को एक कैटेगरी में, दूसरे को दूसरी में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथी में रख दिया। अब हम बारी बारी इन तमाम कैटेगरीज को देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम पीपल रिलेटेड मिस्टेक के ऊपर चलते हैं। आस्किंग योर इंजीनियर्स टू वर्क ओवर टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नॉट इनकरेज योर इंजीनियर्स टीम बट डीमोटिवेट देम। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, आपके पास एक इंजीनियर्स की टीम है जो बैठ के हमेशा सॉफ्टवेयर बनाया करती है, ठीक है। अब आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ लफ्ज इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, ये प्रोजेक्ट हमने हर सूरत में कंप्लीट करना है, हम रातें जाग कर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आप शायद अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे उनको डीमोटिवेट कर देते हो। आप का पर्सनल जो है उसके अंदर कोई मोटिवेशन हो सकती है, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है उस प्रोजेक्ट में, तो समटाइम आप शायद ये कह रहे हो कि हम रातें जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, बट वो आपका एम्प्लॉय है, उसको क्या पड़ी है कि वो रातें जागेगा एक प्रोजेक्ट के लिए, उसको तो मंथली सैलरी मिल रही है। आप जब ये आप मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेशक ये वर्ड्स या ये सेंटेंस यूज करोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, वो कहेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये तो बुरे फंस गए, अब यहाँ तो रातें जागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी होती। जब आपका इंजीनियर डिमोटिवेट हो जाता है तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें लेकर सामने नहीं आता, ठीक है। तो ये तो आप समझ लो कि रूट कॉजेज में से एक है कि सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर मिस्टेक आएगी तो वो तो बात अलग की है। जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाने वाला था वही डिमोटिवेट हो गया तो सॉफ्टवेयर क्या खाक बनेगा, और वो अगर बनेगा तो कितना एक अच्छा बनेगा आप खुद सोच सकते हैं। समटाइम टीम लीडर्स टेक लॉन्ग वेकेशंस व्हाइल टीम इज वर्किंग ओवरनाइट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपकी टीम बैठी हुई है, काम कर रही है, पूरा दिन काम कर रही है, रात हो गई, रात को भी वो बैठ के काम कर रही है, अच्छा, और उसके बाद जब वो थक जाएंगे तो वो किसकी तरफ देखेंगे, अपने लीडर की कुर्सी की तरफ कि यार अगर हम काम कर रहे हैं तो वो देखो, वो जो बॉस है वो भी तो बैठ के काम कर रहा है, कोई नहीं खैर है। लेकिन जब लीडर की कुर्सी की तरफ नज़र पड़े और पता चले कि लीडर साहब तो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस बनाने किसी मज़े के जो है हिल स्टेशन पे गए हुए हैं, तो वो जो है डीमोटिवेट होंगे कि भाई जिसका प्रोजेक्ट है उसको टेंशन नहीं तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये आपके लिए क्लासिक मिस्टेक्स की कैटेगरी में जा रही होती हैं, पीपल की सब कैटेगरी के अंदर रखते हुए, ठीक है। वीक पर्सनल, नेवर हायर अ वीक पर्सनल फॉर द कम्प्लेक्स टास्क। ये चीज़ होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको एक नया प्रोजेक्ट मिलता है और सम टाइम उसके लिए उनको हायरिंग करनी पड़ती है, नए लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला उनके पास कोई पुराना बंदा नहीं होता। तो उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो बंदा मिलता है उसको वो हायर कर लेते हैं। सम टाइम जो सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए आ रहा होता है वो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पे जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल की तो नॉलेज है लेकिन एक्सपर्टीज उसके पास नहीं है। आप कहते हो कि चलो कोई नहीं, खैर यार इसको कुछ ना कुछ तो पता है ना, कर लेते हैं हायर, चल जाएगा सिस्टम। कभी भी नहीं चलता सिस्टम,
डाउन जाता है सिस्टम। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इसके अलावा हेरोइक्स, अ टीम मेंबर हु यूज हेरोइक्स अप्रोचेस डिस्करेज द कोऑपरेशन अमंग द टीम मेंबर्स। अब ये हेरोइक्स अप्रोचेस कौन सी होती हैं कि एक आपकी 4 बंदों की लेट्स सपोज टीम है, उसके अंदर एक बंदा ऐसा है कि और वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो यार मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं तो ये करके ये करता हूँ तो ये काम हो जाता है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होती। ये जैसे अपने आप को हीरो शो करना, ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी टीम की इंटरनल कोऑपरेशन को खत्म कर देती है। एक बंदा है 2 बंदों में या 3 बंदों में बैठ के कह रहा हूँ यार मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, ये हो जाता है, मुझे तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर बातें तो उसने बड़ी बड़ी कर दी, बट रियलिटी कुछ और होती है। कल जब वो स्टक हो जाएगा तो बाकी 2 क्या कहेंगे, हाँ अब करो, तुम्हें तो हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती, कॉपरेशन खत्म हो जाएगी। ये चीजें आपने अपने टीम मेंबर्स में नहीं आने देनी। एडिंग पीपल टू अ लेट प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट लिया और आपने ये कहा कि इसको प्रोजेक्ट को हम 2 महीने के टाइम पीरियड में कवर करेंगे। 2 महीने पूरे होने में 15 दिन रहते थे और आपने ये देखा कि यार ये तो कवर नहीं होने वाला। अब आप क्या करते हो कि परेशान होकर तो कहते हो कि जहाँ पे 2 बंदे काम कर रहे थे ना, वहां मैं 4 लगा दूंगा, ज्यादा बंदे होंगे, ज्यादा काम करेंगे, जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप 2 बंदे जो पैटर्न को समझ के काम कर रहे थे, आपने 2 और को ऐड किया जिनको पैटर्न नहीं पता था, तो वो खुद तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, जो 2 कर रहे थे उनको भी डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि आप एक प्रोजेक्ट के मिड में जाकर या लेट लेवल पे जाकर कुछ नए बंदे ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। आप क्या हो, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक हो, आपके पास क्लाइंट आता है, आप उस क्लाइंट से पकड़ लेते हो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आप समझा रहे हो अपनी टीम को, आपने टीम को समझा दिया। अब टीम काम कर रही है, टीम को कोई मसला आता है वो आपसे पूछती है, आप जाके आगे पूछते हो जनाब अली किससे, अपने कस्टमर से। दोनों के दरमियान आप कम्युनिकेशन नहीं होने दे रहे। जिसने बनवाना है सॉफ्टवेयर और जिसने बनाना है, इनकी एक डायरेक्ट मीटिंग करवा दो, बीच में से आप अगर साइड पे आ जाओ तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो सही से बता सकेगा कि मैंने बनवाना क्या है और ये सही से बता सकेगा कि मैंने बनाना कैसे है और मैं उसके अंदर क्या क्या रखूंगा। तो ये चीज अगर नहीं होगी, ये गैप होगा कस्टमर और डेवलपर के दरमियान में, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगी वो नहीं होगी जो कस्टमर ने डिमांड की, बल्कि वो होगी जो कस्टमर की डिमांड को आपने आके डेवलपर को समझाया। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पीपल रिलेटेड मिस्टेक्स। अब हम चलते हैं प्रोसेस रिलेटेड मिस्टेक की तरफ। These issues are linked with technical process and management methodologies. प्रोसेस की बात है तो डेफिनेटली एक हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है और ये टेक्निकल लेवल पे चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं बेसिकली ये टेक्निकल प्रोसेसेस और जो मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने की कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके अंदर जाकर ये चीज़ें जो इश्यूज आते हैं उनको हम प्रोसेस की कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर अभी जो अगले पॉइंट आप देखेंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इतना कि जो कि टेक्निकल प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर बनाने का, वो और उस सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस की मैनेजमेंट की जो पूरी जो मेथोडोलॉजी होती है वो उसके अंदर जो इश्यूज आते हैं उसको हम प्रोसेस रिलेटेड कहते हैं। अब आगे चलते हैं। इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ठीक है यार जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब की तब देखी जाएगी। दैट मीन्स कि आपने प्रॉब्लम को छोड़ दिया फिलहाल। ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आपको करना ये चाहिए कि आपका विजन होना चाहिए, बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या आपको ये सोचना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो इस काम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस किस किस्म के इश्यूज का रिस्क है, और जो रिस्क है उसके लिए आप मैनेजमेंट करके चलो। आप अगर अपने घर से दूर जा रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, आपको ये पता है कि मुझे ट्रैवलिंग में कहीं मैं गिर सकता हूँ, चोट लग सकती है, तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि जब मैं गिरूंगा चोट लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तब कुछ नहीं देखी जा सकती अगर हॉस्पिटल पास ना हो। आपको पहले से अपना बैंडेज बॉक्स साथ रखना चाहिए। यह है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। कोड लाइक हेल्प प्रोग्रामिंग। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर प्रोग्रामर टू वर्क हार्ड, मोटिवेट हिम टू वर्क। ठीक है। अब अगर आप अपने एक प्रोग्रामर को कहोगे कि जबरदस्ती करोगे कि नहीं यार तुम एक अच्छे बंदे हो, तुमने काम करना है, तुमने हार्ड काम करना है, जहां तुम 2 घंटे देते थे वहां तुम 4 घंटे दोगे, तो वही बात आ जाती है पहले वाली जो हम पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा कि वो कभी भी आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकता। आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने उसको मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट करने का भी वो तरीका नहीं होना चाहिए जो आपको पहले मैंने बताया कि हम रातें जाके काम करेंगे। भाई वो क्यों जागेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए रातें? आप उसको ये बोल के डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उसकी नींदें खराब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपने उसको ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट को कर लेने से तुम्हारी प्रोफाइल कहाँ पहुंच जाएगी।
तुम्हारी वैल्यू कितनी पहुंच आगे चली जाएगी, तुम्हें क्या क्या मिलेगा, उसको उसकी जो वैल्यूज हैं जो उसको डायरेक्ट हिट करती हैं, आपने उसके थ्रू उसको मोटिवेट करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट चेंज अप स्ट्रीम एक्टिविटीज, ये क्या होता है? स्टार्ट कोडिंग विदाउट प्रॉपर्ली डिजाइन द प्रोजेक्ट प्लान्स विल कॉस्ट 10 और 100 टाइम्स देन डूइंग इट विद प्रॉपरली डिजाइन प्लान। ठीक है। अब ये बात तो मैं अक्सर बोला करता हूँ, और ये प्रोसेस जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर आकर ये बात दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर आप ट्यूटोरियल्स मेरे सुनते हैं तो मैंने ये बात बहुत जगह पे बोली हुई है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो तो वो एक प्रोजेक्ट जो 100% है उसका 10 to 5% कोडिंग है, बाकी सारा काम उससे पीछे है। आप 90% काम को मिस करके डायरेक्ट कोडिंग में जंप करोगे तो कभी भी आप प्रोडक्टिव चीज नहीं लेके आ सकते, एफिशिएंट प्रोडक्ट आप कस्टमर को नहीं दे सकते। आपने डिजाइन्स पे फोकस करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है, और इस तरीके की बहुत सारी चीजों पे फोकस करने के बाद आपने कोडिंग पे आना है। अगर आप इस चीज को स्किप करोगे, डायरेक्ट जंप करोगे कोडिंग पे, तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 और 100 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अमूमन इस चीज को मिसकंसेप्शन में देखा जाता है, लोग क्या कहते हैं कि यार हम डिजाइन फेज को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज को, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज को निकाल देते हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने वाले को, डिजाइनिंग करने वाले को जो हम पैसे दे रहे थे वो बच जाएंगे, डायरेक्ट कोडिंग वाले को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप डायरेक्ट कोडिंग वाले को टारगेट करके पीछे से जो आप पैसे बचा लेते हो, जब कोडिंग करने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व करते 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 दोबारा से इतने पैसे लग जाते हैं कि आप सोचते हो कि यार इससे बेहतर था कि हम उनको पे कर देते कि तुम प्रॉपर्ली डिजाइन बनाओ, प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बनाओ, तो एक प्रोसेस भी फॉलो हो जाता और काम भी सही रहता, तब जाके रियलाइज होता है। तो इसलिए ये चीज आपको पहले से बता दी गई है कि इससे पहले कि आपके लिए ये चीज लेट हो जाए आपने इस चीज को फॉलो करना है। शॉर्ट चेंज क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है? एलिमिनेटिंग डिजाइन एंड कोड रिव्यूज, एलिमिनेटिंग टेस्ट प्लानिंग एंड डू ओनली परफेक्टरी टेस्टिंग्स विल रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एंड्स अप विद मेजर बग्स। हम क्या करते हैं अमूमन कि हम डिजाइनिंग के रिव्यूज निकाल देते हैं, कोड के रिव्यूज निकलवा देते हैं, अच्छा, और बहुत सारी इस तरीके की चीजें कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम क्वालिटी अश्योरेंस पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है कि किसी भी चीज़ के अंदर क्वालिटी को अश्योर करना, यकीनी बनाना। और यकीनी कैसे बनती है कि वो आप एक काम करते हो, उस काम को करने के बाद दोबारा से उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हो, उसको मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हो, तब आपको पता चलता है कि अब इसमें यकीनन अच्छी क्वालिटी है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप ये कहते हो कि यार डिजाइन फेज का बंदा अपॉइंट कर लिया, प्रोफेशनल बंदा देख के जबरदस्त इंटरव्यू लेके अपॉइंट किया था, उसने डिजाइन जो बनाया होगा वो परफेक्ट ही होगा, उसको दोबारा से रीचेक करने की क्या जरूरत है? प्रोग्रामर हमारे पास 10 साल एक्सपीरियंस वाला बैठा हुआ है, उसके काम को दोबारा से रिव्यू करने की क्या जरूरत है? ये वो जो चीजें होती हैं ना, इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हो, क्वालिटी एश्योरेंस को माइनस कर रहे होते हो। और जब जब आप क्वालिटी एश्योरेंस को माइनस कर रहे होते हो तो आपके प्रोजेक्ट में बग्स जो है वो ऐड अप हो रहे होते हैं। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। प्रोडक्ट रिलेटेड चले जाते हैं। आई नाउ के लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी तो है, तो ध्यान से सुने, जागते रहें। अच्छा, प्रोडक्ट रिलेटेड के ऊपर चले जाते हैं। दीज मिस्टेक्स अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की आउटकम क्या होती है? मीन्स के जो आप एट द एंड ऑफ द डे किसी के हाथ में एक प्रोडक्ट दे रहे होते हो, आप क्या कह सकते हो कि ये आउटकम है। ठीक है। तो वो कब आती हैं? ये जब आपका एक प्रोडक्ट आप किसी बंदे के हाथ में दे देते हो और उस वक्त जाके जो प्रॉब्लम सामने आ रही होती है, आप उसको ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट रिलेटेड है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लांटिंग, ये क्या होता है? मोर रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट नेसेसरी एंड पे लेस अटेंशन ऑन कम्प्लेक्स फीचर्स। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने करना क्या है कि कस्टमर ने मुझे 3 से 4 रिक्वायरमेंट बताई, वो तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में 4-5 और मजे मजे के फीचर्स जो है अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि यार कस्टमर कहेगा कि मैंने जो फीचर कहे थे वो तो हो ही गए, बाकी ये है कि इसने ये चीजें भी डाल दी। अब ये सारा का सारा काम आप कब करने की कोशिश करते हो? गिवन टाइम लिमिट में। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी 4, उसके लिए आपने लिया 1 महीने का टाइम, और उस 1 महीने में 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ आप 2-4 एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करके देना चाहते हो, 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाल के देना चाहते हो। दैट मीन्स कि वो काम जो 4 महीने में आपने करना था, उसको 1 महीने में आपने करना था, उसको आप पूरा 1 महीने का टाइम नहीं दे रहे। उस 1 महीने में वो 4 काम तो आप कर ही रहे हो जो कस्टमर ने डिमांड किए थे, बल्कि उसके साथ 2-3 आप एक्स्ट्रा भी कर रहे हो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में। दैट मीन्स कि आपकी अटेंशन एक्चुअल 4 कामों के ऊपर से कम हो चुकी है, और आपके एक्चुअल 4 कामों से जब अटेंशन कम हो गई तो आप जो एंड पे प्रोडक्ट दोगे उसके अंदर आप जो एक्चुअल फीचर जो रिक्वायर्ड थे उस पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हो। क्वालिटी जो 4 फीचर आपने 1 महीने में बनाने थे, अगर आपने पूरा 1 महीना उन्हीं 4 फीचर्स पे लगाया होता तो जो क्वालिटी आप डिलीवर कर सकते थे वो आप उसी 1 महीने में 4 की जगह 6 फीचर्स पे काम करने से डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है। डेवलपर गोल प्लांटिंग,
It is a frequent that developers attempt to try new technologies that they saw in the other project which is not actually necessary. अच्छा होता क्या है कि जो आपका प्रोग्रामर होता है ना, प्रोग्रामर्स कुछ लोग, प्रोग्रामिंग ऐसी जॉब होती है कि जो लोग कर रहे होते हैं वो बड़े शौक रखते हैं प्रोग्रामिंग के, बहुत ज़्यादा उसके एक समझ लें कि उसके कीड़े होते हैं प्रोग्रामिंग के, और उनको ये रहता है हमेशा कि जब किसी और प्रोजेक्ट में ये चीज़ देखते हैं कि यार ये इस चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये चीज़ किसी ने अपने सॉफ्टवेयर में डाली है, तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा उसमें कोशिश करूँगा कि मैं भी ये डालूँ। अब वो ज़रूरी है या नहीं, लेकिन वो अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए वो ये काम करता है, वो गोल्ड प्लांटिंग करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जब ये गोल्ड प्लांटिंग होने लग जाती है और न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है, वो भी उस जगह पे जिस जगह पे ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी तौर पे जब आप कोई गोल्ड प्लांटिंग करने की कोशिश करते हो तो वो काम अच्छा लगने की बजाय बुरा लगने लग जाता है। तो एट द एंड ऑफ द जो डे जब प्रोडक्ट आप उसको देते हो, अगर उसमें रिक्वायरमेंट्स में गोल्ड प्लांटिंग है या फिर डेवलपर ने अपने तौर पे कोई गोल्ड प्लांटिंग की है तो काम खराब ही होगा। आप उसको ठीक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बावजूद इसके कि आपने ये चीज़ें अच्छे के लिए की थी, बल्कि उल्टा खराब ही हो जाएगा काम। टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक्स इन टेक्नोलॉजी यूज ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर खुद एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। जब उसके अंदर कोई मिस्टेक करते हो तो वो मिस्टेक फ्लो कर जाती है आपके प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक है। सिल्वर बुलेट सिंड्रोम, ये क्या होता है? थिंकिंग दैट सर्टेन अप्रोच विल सॉल्व एवरी इशू एंड दैट अप्रोच हैज़ नॉट ऑलरेडी यूज्ड बाय डेवलपर्स। अब आप एक ऐसी अप्रोच के बारे में बात करते हो कि यार ये वाली जो अप्रोच है ना, ये हमारे सारे किस्म के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है, लेकिन वो अप्रोच ऐसी है जो कि आपकी टीम में बैठे हुए किसी बंदे ने भी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि कहीं इंटरनेट पे पढ़ा उस अप्रोच को और उसके बारे में बहुत सारी तारीफें थी, तो आपने कहा कि यार ये तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये जो चीज़ होती है ये हमेशा आपके प्रोजेक्ट को ख़राब करती है। यार जिसने अपनी न्यू अप्रोच लॉन्च की है वो उसको सेल अप करना चाहता है, वो तो तारीफें करेगा करेगा ही करेगा। आपने आज तक उसको कभी इस्तेमाल करके देखा नहीं और आप डायरेक्ट किसी प्रोफेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पे, कंप्रेस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो सिर्फ किसी की बातें सुनकर, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो है ज़बरदस्त चीज़ है, तो कभी भी वो ज़बरदस्त साबित नहीं हो सकती जब तक आप उसको एक दफ़ा अपने पायलट प्रोजेक्ट्स पे, अपने छोटे प्रोजेक्ट्स पे अटेम्प्ट करके ना देख लें। आप उसको डायरेक्ट किसी भी प्रोफेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पे ना लगाएं, वो भी उस वक्त जब आपको उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। स्विचिंग टूल्स इन द मिडल ऑफ अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपने 2 टूल सेलेक्ट कर लिए कि मैंने इन्हीं के ऊपर रह के काम करना है। 15-20 दिन के बाद आप कहते हो कि यार अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि देखें आजकल एक ही काम को करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं। आप अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए एनवायरनमेंट चेंज करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़े से दूसरे टूल पे भी मुझे ग्रिप आ जाएगी। अब आपका फोकस टूल के ऊपर चला जाएगा और आपका फोकस प्रोडक्टिविटी पे से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डाउन जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल। इफ 2 or more developers are working on the smart part of the project, it is necessary to adhere to source code control practices। देखें होता यह है कि एक ही प्रोग्रामर बैठ के सारा कोड नहीं लिख देता, एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स, दो से भी ज़्यादा समटाइम प्रोग्रामर्स बैठ के कोड कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर कुछ सोर्स कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। एक प्रोग्रामर अपनी ड्यूटी कवर करके जब हटा है तो दूसरा प्रोग्रामर जब आके बैठे तो कम से कम कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जो उसको बता दे कि आपके आने से पहले इस कोड में क्या क्या काम हो चुका है और आगे आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। ये चीज़ें अगर होंगी तो वो प्रोडक्टिव रह सकेगा। उसको मतलब एक प्रोग्रामर जब उठता है थोड़ा सा काम करके तो नेक्स्ट प्रोग्रामर जाके बैठ रहा है तो उसको ये फील आनी चाहिए कि जो इससे पहले भी काम किया है वो भी मेरा ही समझो किया हुआ है। जब ये चीज़ उसके माइंड में होगी तभी वो आगे चल सकेगा। एक तो फ्रेश माइंडेड आके बैठा, पीछे वाला काम भी उसको ज़बरदस्त समझ आ गया, तो क्वालिटी तो फिर पक्की डन हो गई ना, फिर क्वालिटी आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ होती है। तो सोर्स कोड कंट्रोल एक बहुत टॉपिक है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या टूल्स हैं, वो भी कभी अगर इस आउटलाइन में आता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो हम उसको कवर करेंगे। लेकिन ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स आपके काम कर रहे हैं तो सोर्स कोड कंट्रोल जैसी स्ट्रैटेजीज़ को लाजमी यूज़ करें। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, टाइम सेव होगा और आप एक अच्छी प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के हाथ में देने के काबिल होंगे। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एंड पे हम जाके थोड़ी सी वर्स्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको फॉलो करके आज तक कभी जो है अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सके, वो प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और प्रोडक्टिविटी पे उनका इफेक्ट कितने % गया वो सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ते चले जाएं। सबसे पहले अगर हम चले
तो एक 80-20 के प्रिंसिपल को अक्सर फॉलो किया जाता है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर हर जगह पर हर चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, आपको भी इस बात का पता है। अब यहाँ पर आप ये काम करो कि मैं 20% कोड जिसके अंदर ज़्यादा बग्स हैं उसको कोड को रिमूव कर देता हूँ, तो जो बाकी 80% प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो तो यहाँ पर वो वाला काम नहीं होने वाला, ठीक है। उस 80% प्रॉब्लम्स को अगर आपने वो जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो बाकी के अगर 80% कोड के अंदर हैं तो आप पीछे वाले 20 को रिमूव करके उनको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जो प्रॉब्लम जहां है उसको वहीं पकड़ के उसी तरीके से रिजॉल्व करना है जैसे वो होना चाहती है। तो ये वाला प्रॉब्लम जब आप 80-20 वाला रूल बग्स को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हो, आप ये कहते हो कि 20% बगी एरिया खत्म कर देता हूं तो 80% खुद ही ठीक हो जाएगा, तो आप 50% डाउन चले जाते हो। इसको बहुत अच्छा समझा जाता है और ये 80-20 का रूल बहुत अच्छा भी है। बहुत सारे एरियाज में मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको फॉलो करें। इसका ताल्लुक डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि आपकी हर एक टास्क से, आपकी डेली लाइफ पे भी ये इंप्लीमेंट हो सकता है। आप कुछ नया लर्न करते हो तो उस पर भी 80-20 इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कोडिंग के बग्स को रिमूव करने के लिए 80-20 मत लगाना। जो एरर जहां है उसको वहीं पे जाके रिमूव करो। 80-20 यहाँ यूज करोगे तो 50% प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। कोड विद हार्ड कोडेड डाटा विच क्रिएट्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग अपडेट्स। फॉर एग्जांपल, कोड करते हुए आप प्रोग्रामर हो अगर, या थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि एक तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हो। फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 10। दूसरा तरीका ये होता है कि उस वेरिएबल के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता, मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो जो मैंने डायरेक्ट कोड लिखते हुए वैल्यू डाली दैट वाज इंट a इज इक्वल टू 10, इसको हार्ड कोड कहते हैं। इस कोड को मैंने कंपाइल करके सॉफ्टवेयर बना दिया तो अब इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। जो वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ वो वेरिएबल में जाएगी और वो मैं हर दफा जब भी चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। तो जब आप ज़्यादा कोड अपना हार्ड कोडेड रखते हो, तो जब आप अपडेट करने के लिए जाते हो चीज़ों को, तो उस वक्त वो हार्ड कोडेड आपकी प्रोडक्टिविटी को 45% डाउन कर देता है। तो कोशिश ये करो कि जहाँ पर भी आप वैल्यूज़ को सॉफ्ट कोड पे डील कर सकते हो, यानी कि आप इनपुट्स पे लेके जा सकते हो, आप लेकर जाओ। आप चीज़ों को हार्ड कोड ना करो प्रोग्रामिंग के अंदर। पक्की वैल्यूज असाइन करके उसको उस दरवाजे को बंद ना कर दो कि वो दोबारा से वो वैल्यूज चेंज ही ना हो सकें। कल जब आप अपडेट करोगे तो वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। स्टाफिंग मेंटेनेंस टीम्स विद इनएक्सपीरियंस पीपल। अपनी टीम को, आप मेंटेनेंस टीम को जो है इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ अगर भर देते हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कम्प्लेक्स कोड विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड चेंज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग ये समझते हैं कि जी हमने कोड लिख दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, दैट्स इट, बात खत्म। अब क्या ज़रूरत है, कोई ऐसा मसला नहीं, सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। कोड का बैकअप आपके पास होता है। कल हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आए जो उस आपने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था उसके 10 फीचर्स के साथ 2-4 फीचर्स और डिमांड करे, तो आप सब कुछ रिकोड क्यों करोगे? वो जो 10 फीचर्स थे उसी के अंदर 4 फीचर्स और डाल के उसको सॉफ्टवेयर दे दो। लेकिन जिसने वो 10 फीचर्स वाला सॉफ्टवेयर बनाया था अब वो आपके पास से रिजाइन कर चुका है, तो दूसरा प्रोग्रामर जो आके बैठेगा, अगर उसने कम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ था तो दूसरा प्रोग्रामर उसको कभी भी समझ नहीं पाएगा। तो कोड रीडेबल होना चाहिए, आपका लिखा हुआ कोड कोई भी अंडरस्टैंड करके उसमें चेंजिंग कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप प्रोडक्टिविटी पे 30% डाउन जाओगे। लैक ऑफ गुड टूल्स टू कीप ट्रैक आवर सोर्स कोड एंड मेक चेंजिंग्स इन इट। ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोर्स कोड को कंट्रोल करने का कुछ सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कोड के अंदर भी और इसके अलावा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसमें भी अगर आपके पास पुअर चेंज कंट्रोल मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कम से कम 27 to 28% प्रोडक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। तो चेंज मैनेजमेंट का आपके पास कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, कहाँ वो डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट हुई और कहाँ से वो कोड में कन्वर्ट हुई, और अगर उसमें चेंजिंग की तो उस चेंजिंग को किसने कहा था और कहाँ से लेकर कहाँ तक वो चेंज गई, एक चेंज ने किस किस एरिया को इफेक्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर ये है तो ठीक, अदरवाइज आप अपनी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर दो 28% या 27%, ये बात तो डन है। तो ये कुछ वर्स्ट प्रैक्टिसेस थी जिसको आप अगर अवॉइड करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और पढ़ने के बावजूद, अगर आप ये देखने के बावजूद इनको दोबारा से इंप्लीमेंट करते हैं कि यार ये जो चीज़ें थी ये हमसे पहले वालों ने की तो उनको प्रॉब्लम आई, तो हम भी करके देखते हैं कि हमें भी आती है,
तो फिर तो काम खराब है, फिर तो डेफिनेटली आएगी। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले आपसे पहले लोगों को फॉलो करने की वजह से प्रॉब्लम का सामना हुआ, कितने कितने परसेंट हुआ वो भी सामने लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि अब आप इनको पढ़ के समझ चुके हो, तो अब आप एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स का सामना ना करना चाहो तो इन चीज़ों को फॉलो ना करो, इन वर्स्ट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि काफ़ी लंबा हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे पूछ सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यही वो सपोर्ट है जो आपकी तरफ से हमें चाहिए होती है। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।